हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्यक्तित्व का अर्थ एवं स्वरूप। दूसरा जो हमारा है वो है व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास, मतलब व्यक्तित्व का एवं सामाजिक विकास कैसे होता है, व्यक्तित्व का विकास तथा निर्धारण। एंड हम डिस्कस करेंगे व्यक्तित्व विकास में वातावरण का क्या प्रभाव होता है वो। देन हम डिस्कस करेंगे व्यक्तित्व के 5 बड़े गुण, जिसे इंग्लिश में ट्रेट्स कहा जाता है। देन हम डिस्कस करेंगे व्यक्तित्व की सामाजिकता और शांति। जैसा कि ये शांति शिक्षा एवं सतत प्रयास जो सब्जेक्ट है उसका एक यूनिट लिया है और इसको हम अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। व्यक्तित्व का अर्थ एवं स्वरूप की बात कर लेते हैं। सामान्य अर्थों में व्यक्तित्व से तात्पर्य शारीरिक गठन, रंग, रूप, वेशभूषा, बातचीत के ढंग तथा कार्य व्यवहार जैसे विभिन्न गुणों का समायोजन से लगाया जाता है। हम कॉमन शब्दों में कहते हैं कि जैसे हम किसी की पर्सनैलिटी को, व्यक्तित्व को इंग्लिश में पर्सनैलिटी कहते हैं। तो हम जब किसी की पर्सनैलिटी जज करते हैं तो हम उसकी शारीरिक गठन, मतलब उसका फिजिकल अपीयरेंस जो हमें बाहर दिखता है, बाहर चीज़ें जो दिखती हैं, बाहरी चीज़ें जो दिखती हैं, वह उसका कलर हुआ, उसकी बातचीत करने का ढंग, तो उसको हम व्यक्तित्व कह सकते हैं। मतलब हम सामान्य भाषा में उसको व्यक्तित्व कहते हैं, ठीक है। लेकिन व्यक्तित्व वास्तव में ये व्यक्तित्व नहीं होता। व्यक्तित्व की अलग डेफिनेशन होती है, उसको भी मैं आपको बताऊंगी। तो व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी के पर्सनालिटी का शाब्दिक अर्थ है, जिसका अर्थ है व्यक्ति के बाह्य गुण या बाह्य आचरण को इंगित करता है। जो पर्सनालिटी शब्द है इसका मीनिंग जो होता है वो किसी के फिजिकल अपीयरेंस, जो बाह्य आचरण होता है या बाह्य गुण होते हैं, उसको दर्शाता है। और ये इंग्लिश में इसको पर्सनालिटी कहते हैं। पर्सनालिटी जो पर्सनालिटी शब्द लिया गया है वो लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नकाब या मुखौटा है, जिसको हम अभी मास्क कह सकते हैं। मास्क मतलब मुखौटा, ठीक है। और इसकी अगर आपको व्यक्तित्व का जो चैप्टर है उसको अच्छी तरीके से समझना है तो आपने अगर फर्स्ट सेम में पढ़ा होगा CDP में, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में, तो उसमें मैंने वो चैप्टर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हो, CDP से है, तो आप उसमें व्यक्तित्व को अच्छी तरीके से मैंने बताया है क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं कि व्यक्तित्व जो होता है वो पर्सोना से लिया गया है, जिसका अर्थ है नकाब। और ये किससे लिया है? लैटिन भाषा के, ठीक है। तो पर्सोना से अभिप्राय क्या होता है कि किसी के पहनावे या वेशभूषा से था, जिसे पहनकर नाटक या पात्र रंगमंच पर किसी अन्य व्यक्ति का अभिनय करते थे। मतलब इसका मतलब है कि जो लैटिन के थे लोग, वो क्या करते थे, वो अपने मुंह पे या फेस पे मास्क लगाकर नाटक करते थे स्टेज पर किसी और का। तो इसलिए यहाँ से ये लिया गया है, जिसमें पर्सोना का अर्थ यही था। अतः पर्सनालिटी शब्द का शाब्दिक अर्थ व्यक्ति के बाह्य दिखावे मात्र को इंगित करता है। तो पर्सनालिटी का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो ये बाह्य दिखावे को इंगित करता है, लेकिन वास्तव में ये व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य गुणों का समायोजन होता है। आंतरिक गुण क्या होते हैं? जैसे जो उसके अंदर जो आंतरिक गुण होते हैं, जो शक्तियाँ होती हैं, आंतरिक शक्तियाँ होती हैं, उनका समावेशन होता है। और जो उसके बाह्य गुण होते हैं, जैसे उसका जैसे वेशभूषा, बातचीत का ढंग, ये सब बाह्य गुण को दर्शाता है। तो दोनों का समावेशन ही आप पर्सनैलिटी होता है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑलपोर्ट के अनुसार, जिन्होंने व्यक्तित्व को परिभाषित करते हुए कहा है कि व्यक्ति के भीतर, मतलब जो आंतरिक होता है, व्यक्ति के भीतर का मतलब होता है जो उसके आंतरिक गुण होते हैं, तथा मनोशारीरिक गुणों का गतिशील या गयात्मक संगठन है। इन्होंने बोला है कि जो व्यक्तित्व होता है वह व्यक्ति के आंतरिक व मनोशारीरिक, मतलब उसके मेंटल प्रोसेस, जो मेंटल होता है, मेंटल लेवल या मेंटल जो मानसिक जो है, उनके गुणों का क्या होता है? गयात्मक संगठन, मतलब गतिशील होता है। डायनामिक मतलब जो चेंज होता रहता है, जो वातावरण के साथ उसका अपूर्व समायोजन निर्धारित करता है। मतलब वातावरण के साथ, ये वातावरण का मतलब ये है कि जो इन्वायरमेंट है, आपका फैमिली हो सकता है, आपका क्लासरूम हो सकता है, आपके स्कूल्स हो सकते हैं, आपका समाज हो सकता है, ये इस इन्वायरमेंट से के साथ अगर समायोजन करता है तो उसको उन्होंने व्यक्तित्व कहा है, ऑलपोर्ट ने। ऑलपोर्ट द्वारा प्रस्तुत परिभाषा व्यक्तित्व के संबंध में 3 बातों की ओर संकेत करता है। वो 3 बात है: व्यक्तित्व की प्रकृति, संगठनात्मक तथा गयात्मक है।
जो व्यक्तित्व की प्रकृति या नेचर है व्यक्तित्व की, वो एक गयात्मक है, मतलब इससे यही मिलता है कि डायनामिक है, जो चेंज होती रहती है। फिर व्यक्तित्व में मनो तथा शारीरिक दोनों प्रकार के गुण समाहित रहते हैं। मतलब मनो मतलब उसके आंतरिक जो होते हैं मेंटल लेवल, और बाहरी जो फिजिकल है, उन दोनों गुणों का समायोजन होता है, ऐसा ऑलपोर्ट की परिभाषा से समझ आता है। तो व्यक्तित्व वातावरण के साथ समायोजन से अभिलक्षित होता है। वातावरण मतलब किसी व्यक्तित्व का निर्धारण तब किया जाता है जब वो वातावरण के साथ उसका समायोजन कर लेता है। मतलब जो व्यक्ति है वो किस तरीके से वातावरण, मतलब जिस सिचुएशन में अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, अपने आप को दर्शाता है, उसके आधार पर उसकी व्यक्तित्व की गणना की जाती है। ठीक है, इसलिए वातावरण के साथ समायोजन करने की बात कही गई है। उसके बाद दूसरा जो डेफिनेशन बताया है वो बताया है आइजनक के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, चित्र, प्रकृति, ज्ञान शक्ति तथा शरीर गठन का करीब करीब एक स्थायी तथा टिकाऊ संगठन है, जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। मतलब इन्होंने भी समायोजन की बात की है। इन्होंने व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र मतलब कैरेक्टर, चित्र, प्रकृति, स्वभाव, ज्ञान शक्ति तथा शरीर संगठन का करीब एक स्थायी टिकाऊ संगठन माना है। इन्होंने एक काउंसिल माना है, एक ऑर्गेनाइजेशन माना है इसको, कि जो ये होता है ये व्यक्ति की आंतरिक शक्ति, ज्ञान शक्ति, शरीर संगठन और चरित्र सबको मिलाकर एक व्यक्तित्व बनता है। ठीक है, उसके बाद हम समझ सकते हैं इससे कि स्पष्ट है कि वातावरण के साथ व्यक्ति का समायोजन स्थापित करने में उसका व्यक्तित्व महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ठीक है, वास्तव में वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने के दौरान ही व्यक्ति के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है। मतलब जैसी सिचुएशन होती है, व्यक्ति जिस तरीके से व्यवहार करता है, हम उसके व्यक्तित्व की गणना कर सकते हैं। ठीक है, पहचान सकते इसका व्यक्तित्व कैसा है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के अनुरूप वातावरण के साथ अनूठे ढंग से समायोजन करता है। ठीक है, इसका मतलब यही है कि प्रत्येक व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होती है, व्यक्तित्व अलग अलग होती है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के अनुरूप वातावरण के साथ अनूठे ढंग से समायोजन करता है। समायोजन का यह अनूठा ढंग या ही उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचायक होता है। जिस तरीके से वो समायोजन करता है, उसके व्यक्तित्व का प्रदर्शन होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहारों एवं विचारों को क्रियाशील बनाता है एवं निर्देशित करता है। मतलब उसके विचारों को क्रियाशील बनाता है। आई होप आपको व्यक्तित्व का समझ हो गया होगा कि व्यक्तित्व क्या है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं व्यक्तित्व का विकास तथा निर्धारण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो मनोविज्ञान में विकास शब्द का प्रयोग वृद्धि के फलस्वरूप शरीर के समस्त अंगों में आए परिवर्तन के संगठन से है। अगर आपने चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पढ़ी होगी बाल विकास में, तो उसमें आपने वृद्धि और विकास में अंतर समझ में आया होगा आपको क्या होता है। तो वृद्धि जो होती है एक सीमित समय तक होती है। जो विकास होता है वो कभी भी हो सकता है, डेवलपमेंट कभी भी होता है। ग्रोथ की एक लिमिट होती है। ठीक है, लेकिन विकास क्या है, गयात्मक होता है, डायनामिक होता है। विकास जो होता है वो चलती रहती है, एक गयात्मक प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो निसंदेह विकास में वृद्धि का भाव सदैव निहित रहता है, परंतु यह वृद्धि से अधिक व्यापक एवं एकीकृत होता है। ठीक है, विकास शरीर के विभिन्न अंगों की कार्य क्षमता को इंगित करता है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न आंतरिक शरीर रचना संबंधी परिवर्तन तथा उसमें उत्पन्न मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं एकीकृत होकर व्यक्ति को सरलता, सहजता व मितव्ययिता से कार्य करने के योग्य बनाती हैं। जो डेवलपमेंट होती है वो गयात्मक प्रक्रिया होती है, तो ये लाइफ टाइम चलने लगती है। तो ये व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाती है, चाहे वो आंतरिक शरीर परिवर्तन हो गया, चाहे बाह्य परिवर्तन हो गया। ठीक है, विकास के परिणाम व्यक्ति में नवीन कार्य क्षमताएं प्रकट होती हैं। विकास के परिणाम स्वरूप जब विकास होता है व्यक्ति में, तो मान लीजिए कोई किसी भी स्टेज में डेवलपमेंट होता है तो उसमें नई क्षमताएं विकसित होती हैं। जहाँ तक व्यक्तित्व विकास का प्रश्न है, इससे तात्पर्य है व्यक्तित्व पैटर्न के विकास से होता है। ठीक है, व्यक्तित्व पैटर्न में सभी मनोदैहिक जो आपके मेंटल है, शारीरिक है, तंत्र जिनसे व्यक्ति का व्यक्तित्व बना होता है वो आपस में अंतर संबंधित होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। व्यक्तित्व पैटर्न के दो मुख्य तत्व होते हैं। कौन कौन से मुख्य तत्व होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। पहला होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट, या जिसे हिंदी में आत्म संप्रत्यय कहते हैं, तथा सील गुण। और हम अभी सील गुण की बात करेंगे, जिसे ट्रेट कहा जाता है कि सील गुण क्या होता है।
तो व्यक्तित्व का विकास से तात्पर्य इन दोनों तत्वों में होने वाले विकासात्मक परिवर्तन से होता है। ये जो सेल्फ कॉन्सेप्ट और शील गुण होते हैं किसी भी व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है। आत्म संप्रत्यय क्या होता है या स्वयं से तात्पर्य, से स्वयं भी बोला जाता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट से तात्पर्य है कि व्यक्ति के स्वयं के विषय में जो सोचता है वो अपने बारे में जो अवधारणा विकसित करता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब वो अपने बारे में जो अवधारणा विकसित करती है। ठीक है, सीधे सीधे आप कॉन्सेप्ट से समझ लीजिए। सेल्फ मतलब स्वयं, कॉन्सेप्ट मतलब अवधारणा। ठीक है, तो स्वयं के दो रूप हो सकते हैं। जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है या हम कह सकते हैं आत्म संप्रत्यय के दो रूप हो सकते हैं। पहला तो वास्तविक, दूसरा आदर्शात्मक। ये क्या होता है दोनों? वास्तविक स्वयं से तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने बारे में क्या सोचता है या प्रत्यक्षकृत करता है, जैसे वह कौन है, उसमें कौन सी विशेषता है। मतलब अपने बारे में सोचता है कि वह कौन है और कौन सी विशेषता है, तब वो आपका हो जाएगा वास्तविक प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है। ये आदर्शात्मक स्वयं प्रत्यय क्या होता है? वह कैसा कौन मतलब वह कैसा होना चाहता है, मतलब वह कैसा बनना चाहता है तथा आगे चलकर क्या बनना चाहता है। इस प्रकार के स्वयं दोनों के रूपों प्रत्येक का इस प्रकार स्वयं के दोनों रूपों से प्रत्येक का संबंध शारीरिक एवं पहलू से होता है। ठीक है, तो आपको ये स्वयं का कंसेप्ट समझ आ गया क्या है। इसी प्रकार व्यक्तित्व का संरचना अनेक सील गुणों से मिलकर बनी होती है। सील गुण की बात हम अच्छे से करेंगे डिटेल में कि सील गुण क्या होता है। सील गुण बेसिकली किसी व्यक्ति के थॉट्स, फीलिंग, इमोशन, विचारों को दर्शाता है। विचार तब दर्शाता है जब उसके बिहेवियर में दर्शाता है। सभी व्यवहार आपके सील गुण नहीं हो सकते। सील गुण होने के लिए एक क्राइटेरिया होता है जो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो यद्यपि इनका विकास अधिगम तथा अनुभूतियों पर निर्भर करता है, सभी प्रकार के व्यक्तियों के व्यवहार अलग अलग सील गुणों से स्थायित्व प्रदर्शित होता है, जिसके आधार पर उन्हें व्यवहार की व्याख्या की जाती है। जैसे सभी में अलग अलग सील गुण होते हैं। सील गुण मतलब सभी में अलग अलग ट्रेट होते हैं। ठीक है, व्यक्तित्व के अर्थ एवं स्वरूप को स्पष्ट करने के उपरांत यह आवश्यक है, तर्क संगत प्रतीत होता है कि व्यक्तित्व के विकास एवं निर्धारण को समझा जाए। कि व्यक्तित्व का निर्धारण और व्यक्तित्व के विकास को समझना आवश्यक है उसको स्वरूप को पढ़ने के बाद। ठीक है, व्यक्तित्व के विकास में वंशानुक्रम तथा परिवेश दो प्रधान तत्व होते हैं। किसी भी व्यक्तित्व के निर्माण के लिए पहले तो वंशागत मतलब जो जन्मजात होती हैं, जो जन्मजात शक्तियाँ जो उसके माता पिता से बच्चे में आई जाती हैं, और परिवेश जो इन्वायरमेंट जैसे उसका घर हो गया, विद्यालय जहाँ वो रहता है वो कैसा है। तो ये दो प्रधान तत्व हैं जो किसी व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। ठीक है, किसी के व्यक्तित्व की रचना करते हैं। तो वंशानुक्रम व्यक्ति बालक को जन्मजात शक्तियाँ प्रदान करता है तथा परिवेश से इन शक्तियों को विकसित करने के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। देखो परिवेश क्या होता है, इन सुविधाओं, इन शक्तियों के डेवलपमेंट के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। और जो वंशागत जन्मजात शक्तियाँ हैं, शक्तियाँ प्रदान करता है। जन्मजात दो प्रकार की मैंने बताई थी। तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने के कुछ विशेष तत्वों का हाथ रहता है, जिन्हें हम व्यक्तित्व के निर्धारक कहते हैं। जो भी तत्व हैं, चाहे वो परिवेश है, चाहे जन्मजात है, वंशागत है, और हम इनहेरिटेंट जिसे हम कह सकते हैं जो माता पिता से आता है, तो जो भी व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, जिनको प्रभाव डालते हैं, वो आपके व्यक्तित्व के निर्धारक कहे जाते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन आएगा जो आप लिख सकते हो। यही तत्व मिलकर व्यक्तित्व को पूर्ण बनाने में सहयोग देते हैं। ठीक है, जैसे आपका आप जन्मजात शक्तियाँ हैं, जन्मजात शक्तियों को डेवलपमेंट के लिए आपको इन्वायरमेंट की ज़रूरत है। चाहे आपका घर हो, चाहे परिवेश हो, कहीं भी आपका ये तभी डेवलपमेंट होगा जब उसके लिए एक अच्छा परिवेश मिलेगा। इन्हीं तत्वों के अनुरूप व्यक्तित्व का विकास होता है। ठीक है, संक्षिप्त में व्यक्तित्व के निर्धारण के दो मुख्य प्रमुख तत्व हैं जो योगदान करते हैं। दो तत्व वो हैं जैविक, जो मैंने बताया बायोलॉजिकल हो सकते हैं, जो आपके जन्मजात हो सकते हैं, जो शरीर के अंदर होते हैं, आंतरिक शक्तियाँ। वो बात रही मतलब इन्वायरमेंट जहाँ आप रहते हो, चाहे वो विद्यालय चाहे घर, वो आपके योगदान करते हैं आपकी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो इन दोनों प्रकार के कारकों की परस्पर अंतःक्रिया के फलस्वरूप व्यक्तित्व का विकास होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आदत क्या होता है। एग्जाम में 1 नंबर के डेफिनेशन में पूछ सकता है कि हैबिट क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो व्यक्ति अपने चिंतन के आधार पर कार्य करता है। अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, हम अपने चिंतन मतलब थिंकिंग के आधार पर करते हैं। हम जो सोचते हैं वो करते हैं। ठीक है, व्यक्ति जैसा सोचता है और करता है वह वैसा ही बन जाता है। मतलब जिस तरीके से हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे, ये बनेंगे, तो हम उसी तरीके से बन जाते हैं। ठीक है,
अर्थात लंबे समय तक किया जाने वाला कार्य आदत के रूप में स्थापित हो जाता है। आदत क्या होता है? अगर किसी कार्य को आप लंबे समय तक करते हो तो आप हैबिचुअल हो जाते हो और उससे आदत पड़ जाती है किसी भी चीज़ को करने के लिए। तो किए जाने वाले कार्य को आदत कहते हैं, मतलब किसी लंबे समय तक किए जाने वाले कार्य को, मतलब कोई कार्य है जिसे आप लंबे समय तक कर रहे हो तो वो आपकी आदत बन जाती है। ठीक है, आदतें अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं। वह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो कैसी आदतें बनाना चाहता है। आदत हमारे व्यक्तित्व की पहचान कराती हैं। ऐसी आदतें जो हमारे विकास में बाधक हो तथा जिसकी दूसरी मतलब तथा जिससे दूसरी को परेशानी हो, मतलब दूसरों को परेशानी हो, उन्हें व्यक्तित्व का स्थायी अंग बनाने से बचना चाहिए। ठीक है, किसी में बहुत बुरी आदत लग जाती है, एडिक्टेड हो जाते हैं, जैसे नशा से, ये सब आदत ही तो है। किसी को नशा शराब पीने की आदत लग जाती है, तो जो लंबे समय तक जो कार्य करते हैं वो आदत बन जाती है। तो आपको वो चीज़, अगर पढ़ने की आदत बनाएंगे तो पढ़ने की आदत बन जाएगी, तो आपका वो हैबिट हो जाता है, वो उसको हम आदत कहते हैं। जैसे दूसरे के सामान ना देना, गाली देना, बातचीत झगड़ा करना आदि, ये आदतें हमारे व्यक्तित्व को निखारने में बाधा करती हैं। ये सब बुरी आदतें होती हैं। हम सदैव अच्छी आदतों को ही अपने व्यक्तित्व का स्थायी अंग बनाना चाहिए। हमें अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं स्वभाव, जिसे इंग्लिश में नेचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेचर। ठीक है, तो नेचर या स्वभाव क्या होता है? कोई आदत जब जीवन का या मानव व्यक्तित्व का अंग बन जाता है, मतलब किसी की पर्सनालिटी का, तो वो हमारे स्वभाव के रूप में परिणित हो जाता है। स्वभाव क्या होता है? परमानेंट होता है। स्वभाव जो होता है आपके स्थायी होते हैं। ठीक है, हैबिट आपका चेंज हो जाएगा, लेकिन जो स्वभाव है वो आपका नेचर बन जाता है। पर्सनालिटी का ही एक तत्व होता है। ठीक है, अंग होता है, समझिए। जैसे किसी व्यक्ति को की बोली कर्कश या व्यवहार रूखा होता है, मतलब कोई बहुत कड़वा बोलता है, बहुत लाउड बोलता है, तो कुछ ही बोली मधुर एवं व्यवहार विनम्र होती है। कुछ लोग इतना प्यारा बोलते हैं तो उनका स्वभाव बन जाता है, तो यह उनका स्वभाव है। इस प्रकार व्यक्ति के व्यवहार से उसका स्वभाव पता चलता है। ठीक है, यदि हम उनके व्यक्तित्व को अच्छा बनाना है तो शालीन, शिष्ट एवं मधुर व्यवहार को अपने स्वभाव का अंग बनाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं स्व जागरूकता। स्व जागरूकता को कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। क्या होता है? सेल्फ अवेयरनेस इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो संगठित व्यक्तित्व, इससे स्वयं जागरूकता मतलब अपने मतलब जागरूकता मतलब अवेयर होना। तो संगठित व्यक्तित्व की प्रधान विशेषता स्वयं जागरूकता या आत्मचेतना है। ठीक है, इसी विशेषता के कारण मानव अन्य प्राणियों की सर्वोच्च स्थान मिला है। हम बहुत जागरूक रहते हैं, इसकी वजह से हमें सर्वोच्च स्थान मिला है बाकी प्राणियों से, चाहे वो जानवर हो, हम इंसान हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि ज़्यादा काम करती है, हम बहुत अवेयर रहते हैं। स्वयं जागरूकता के कारण ही व्यक्ति अपने स्वयं का ध्यान रहता है। इसी चेतना के कारण उसे समाज में अपनी स्थिति का ज्ञान होता है। आत्मचेतना या स्व जागरूकता उसे समाज के प्रति कर्तव्य पालन के लिए सजग करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्यक्तित्व विकास में वातावरण का क्या प्रभाव होता है। किस तरीके से आपका जो परिवेश है, इन्वायरमेंट है, आपके व्यक्तित्व के विकास में प्रभाव डालती है, उसकी बात कर लेते हैं। प्राणियों के विकास एवं व्यवहार पर दो प्रमुख कारकों का प्रभाव पड़ता है। दो कारक होते हैं जो किसी व्यवहार को प्रभावित करते हैं। पहला वंशानुक्रम, मतलब जो हेरिटेबल होता है, मतलब पेरेंट्स से जो बच्चे में। दूसरा आपका वातावरण, जैसे मैंने बताया दो तत्व हैं, आपका वातावरण, परिवेश जहाँ आप रहते हो। तो वंशानुक्रम जहाँ जन्मजात व प्रकृतिजन्य होता है, वहीं वातावरण अर्जित व पोषण पर आधारित होता है। मतलब अर्जित मतलब एक्वायर्ड जो क्वालिटी होती है, जो हम ग्रहण करते हैं अपने परिवेश से, वो होता है। वस्तुतः व्यक्ति के व्यक्तित्व पर इन दोनों का प्रभाव होता है। तो दोनों ये प्रभाव डालते हैं व्यक्तित्व पे, चाहे वो जन्मजात हो, चाहे आप वातावरण में जहाँ रहते हो। तो वातावरण के लिए पर्यावरण शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। साधारण बोलचाल की भाषा में वातावरण से तात्पर्य क्या होता है? आसपास की चारों तरफ की उपस्थिति या परिस्थितियों से होता है। चाहे वो आप विद्यालय में हो, जहाँ आप रहते हो उसकी परिस्थिति की बात हो रही है वातावरण से। तो पर्यावरण शब्द के संधि विच्छेद से भी स्पष्ट होता है कि शब्द का परिधन आवरण से मिलकर बना है। पर्यावरण, आपको ये भी समझ आ गया पर्यावरण क्या है। परि शब्द का अर्थ है चारों तरफ, आवरण शब्द का अर्थ होता है चारों ओर से ढकने वाला। अतः किसी भी व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ भी उसका पर्यावरण है,
वही उसके व्यक्तित्व को निखारने में मदद करता है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पर्यावरण के अंतर्गत वे सभी बातें आ जाती हैं जो मानव के जीवन तथा उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। वातावरण का विस्तार असीमित होता है तथा इसके अंतर्गत वे सभी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जो प्राणी के किसी भी रूप को प्रभावित करती हैं। कोई भी बातें आ सकती हैं, कोई भी आपका परिवेश आ सकता है इसके अंदर वातावरण के अनुसार। तो वातावरण के दो भागों में बांटा गया। वातावरण को कितने भागों? दो, आंतरिक वातावरण, बाह्य वातावरण। आंतरिक वातावरण से क्या हो समझते हैं? आंतरिक वातावरण से तात्पर्य व्यक्ति के शरीर के भीतर विद्यमान परिस्थितियों से है। क्या है? भीतर विद्यमान परिस्थितियों से है। जबकि बाह्य वातावरण से तात्पर्य घर, परिवार, समाज में उपलब्ध विभिन्न परिस्थितियों से होता है। ठीक है, बाह्य वातावरण को पुनः भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, आर्थिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण आदि भागों में बांटा जा सकता है। जिस समाज में आप रहते हो, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे भौगोलिक स्थिति, चाहे आप कह सकते हो कि सांस्कृतिक वातावरण जैसा है, वो आपके व्यक्तित्व को प्रभाव डाल सकता है विकास में। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। व्यक्तित्व विकास का प्रत्येक पक्ष या पहलू पर उसके भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक वातावरण का व्यापक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बालक का वातावरण गर्भावस्था के दौरान से उसके विकास को प्रभावित करने लगता है। ठीक है, माँ के द्वारा ली गई खुराक, मादक द्रव्य, किया गया श्रम तथा माँ की संवेगात्मक स्थिति की गर्भस्थ शिशु पर जो प्रभाव पड़ता है वह अपने आने वाले वर्षों में भी बना रहता है। संक्षेप में व्यक्तित्व पर वातावरण संबंधित निम्नलिखित कारकों का प्रभाव पड़ता है। चाहे जब वो गर्भ में रहता है तब भी जो भी माता करती है, मदर करती है, वो भी उस पर प्रभाव पड़ता है। हम बात कर लेते हैं परिवार का। परिवार के विभिन्न सदस्यों के व्यक्तित्व तथा उनकी परस्पर अंतःक्रिया बालक के व्यक्तित्व पर जन्म से ही प्रभाव पढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे व्यक्तित्व अगर जैसा उसका परिवार होगा, जैसे उसके परिवार के लोग बिहेवियर होगा, उसी तरह से व्यक्तित्व, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण हो जाएगा, मतलब उसका व्यक्तित्व हो जाएगा वैसे ही। बालक जन्म से ही एक सामाजिक प्राणी होता है तथा समय से पहले उसे परिवारजनों के संपर्क में आता है। समाज से पहले वो परिवारजनों के संपर्क में आता है। ठीक है, इसलिए पारिवारिक पृष्ठभूमि उसकी व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। परिवार के लोग द्वारा की जाने वाली क्रियाएं जैसे लाड, दुलार, ईर्ष्या, द्वेष, तिरस्कार आदि का प्रभाव बालक पर पड़ता है। ठीक है, परिवार की में कलह होने पर या परिवार में संघर्षपूर्ण जीवन शैली तथा परिवारजनों की प्रवृत्तियां, महत्वाकांक्षा, रुचि, दृष्टिकोण, क्षमता तथा आर्थिक, सामाजिक व शैक्षिक स्थिति आदि भी बालक के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। परिवार में जो भी चीज़ें होती हैं वो व्यक्तित्व के प्रभाव पर प्रभाव डालती हैं। ठीक है, पास पड़ोस मतलब आस पड़ोस जो उसके पड़ोसी हैं, नेबर्स हैं, जैसे जैसे बालक का विकास होता है उसका सामाजिक दायरा बढ़ता है। हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, हम क्या एक सामाजिक प्राणी हैं, तथा उनका प्रभाव बालक के व्यक्तित्व पर पड़ता है। सामाजिक अनुकरण के द्वारा वह अनेक बातें सीखता है। साथियों के साथ खेल खेल के बालक अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व, वाक्य कौशल, सामाजिकता जैसे अनेक गुण सीखता है। अगर मान लीजिए जैसी कंपनी होती है बचपन में, मान लीजिए जो उसके फ्रेंड्स जैसे होते हैं, व्यक्ति भी वैसा बनता जाता है। तो उसके बाद हम बात है आर्थिक स्थिति, मतलब इकोनॉमिकली अगर फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, तो परिवार की आर्थिक स्थिति का भी बालक के व्यक्तित्व विकास प्रभाव पड़ता है। पर आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवार के बच्चे हीन भावना तथा प्रज्ञासा आदि उत्पन्न हो जाती है। जो थोड़े गरीब हो जाते हैं, आर्थिक स्थिति कंडीशन खत्म होती है, तो उनमें भय, डर ये सब उत्पन्न हो जाता है। तो विद्यालय का किस तरीके से व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है वो जान लेते हैं। विद्यालय को व्यक्तित्व विकास का एक औपचारिक केंद्र माना गया। औपचारिक क्या होता है? फॉर्मल या ऑफिशियल जो है केंद्र होता है। तो विद्यालय में बालक द्वारा शैक्षिक तथा अनुभव व्यक्तित्व के विकास की सार्थक भूमिका अदा करते हैं। विद्यालय में छात्र छात्राओं को अपना शैक्षिक, नैतिक, सामाजिक, शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक तथा मानसिक विकास करने का अवसर प्रदान किया जाता है। एक विद्यालय ऐसा है जहाँ पे व्यक्ति अपने मोरल, सोशल, फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल तथा जो भी विकास होता है वो विद्यालय में ज़्यादा होता है। क्योंकि विद्यालय में जैसा इन्वायरमेंट होगा, बच्चा ज़्यादातर मैटर क्या करता है इस समय, जो आपके पीयर ग्रुप है, पीयर ग्रुप मतलब आपके सहपाठी हैं, उनका ज़्यादा इफेक्ट होता है आपके व्यक्तित्व के निखारने में। फिर हम बात करते हैं जनसंचार के माध्यम की। ठीक है, तो जनसंचार के माध्यम से क्या प्रभाव पड़ता है? वर्तमान समय में जनसंचार साधनों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। रेडियो, दूरदर्शन, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, इंटरनेट आदि जनसंचार के माध्यम से
साधन जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित कर सकते हैं। आजकल लोग टेलीविज़न पे सीरियल देखते हैं, टीवी मूवी देखते हैं, तो जिस तरीके की मूवी देखते हैं उस तरीके से प्रभाव बच्चों पे पड़ता है। सीरियल देख के लोग कोई ज़्यादा मतलब हम दो चीज़ें जानते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें। पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है। अगर किसी चीज़ के दो पहलू होते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम पॉजिटिव लें नेगेटिव लें, तो कुछ लोग नेगेटिव चीज़ें ग्रहण कर लेते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव। तो किस तरीके से इन सब चीज़ों का मूवी देखते हैं, कोई गुंडा बन जाता है, टेररिस्ट बन जाता है, किस तरीके से मूवी देख रहे हैं वो डिपेंड करता है आप, तो उस तरीके का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मानव व्यक्तित्व में भी इनके प्रभाव से अछूता नहीं है। जनसंचार के विभिन्न साधन मानव व्यक्तित्व को प्राय अप्रोच रूप से किंतु काफ़ी अधिक प्रभावित करते हैं। ठीक है, इससे आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से जो बच्चा होता है टीवी देख के सीखता है, टीवी देख के वो चीज़ें को फॉलो करता है, तो जनसंचार किस तरीके से प्रभावित करता है आपको समझ आ गया। अब हम बात करते हैं सील गुड़ क्या होता है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे, वीडियो लेंदी हो जाएगी। तो व्यक्तित्व के 5 बड़े सील गुड़ होते हैं। सील गुड़ होते क्या है वो समझिए आप। ठीक है, मान लीजिए सील गुड़ क्या होता है। सील गुड़ को हम ट्रेट कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रेट्स। ट्रेट्स क्या होता है, बेसिकली किसी किसी भी व्यक्ति के विचारों, भावनाओं तथा बिहेवियर, व्यवहारों को जब वो दर्शाता है, किसी के व्यवहारों का जब वर्णन करता है, तो वो आपका क्या हो जाता है, सील गुड़। लेकिन सभी व्यवहार सील गुड़ नहीं हो सकते। मान लीजिए कोई व्यवहार कैसे हो सकते हैं, जैसे कोई बहुत शर्मीला होता है, कोई बहुत ईमानदार होता है, कोई बहुत एनर्जेटिक होता है, कोई बहुत चोरी करता है, चोर होते हैं। इस तरीके के जो व्यवहार होते हैं, ज़रूरी थोड़ी वो परमानेंट हो, तो सभी व्यवहार आपके सील गुड़ नहीं हो सकते। सील गुड़ होने के लिए क्राइटेरिया सेट होता है। सील गुड़ होने के लिए क्या, जो उसमें स्टेबिलिटी हो। स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता। ऐसा व्यवहार जो चेंज ना हो, एक लंबे समय तक आप में रहे। ये नहीं कि आप इस सिचुएशन में अभी ईमानदार हैं, फिर 2 दिन बाद आप झूठ बोलना स्टार्ट कर दें, ऐसा नहीं। आप अभी अच्छे इंसान हैं, 2 दिन बाद आप बुरे इंसान बन जाएंगे, मतलब चोरी करना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से नहीं, मतलब ऑनेस्टी जो है, आपकी ईमानदारी, वो परमानेंट होनी चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। दूसरी जो क्राइटेरिया है वो आपका है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है, संगति। संगति मतलब आपका वो व्यवहार परमानेंट हो, आपका चेंज ना हो, मतलब वो निरंतर चलने वाला हो, कंसिस्टेंस हो। मतलब आज भी आप ऐसा व्यवहार करो, कल भी आप ऐसा ही व्यवहार करो, परसों भी ऐसा व्यवहार करो, जो आपका व्यवहार चेंज नहीं होता, एक लंबे समय तक जैसा रहता है। ठीक है, तो ये 2 क्राइटेरिया होते हैं। तो ऐसे व्यवहार को हम सील गुड़ कह सकते हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है, आपके बिहेवियर को दर्शाता है। तो ऐसे व्यवहार जो आपके, ऐसे गुण जो आपके व्यवहार में दर्शाता है, मतलब आपके व्यवहार को दर्शाता है, उसको हम सील गुड़ या ट्रेट कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा। इस पिक्चर के थ्रू भी मैंने बता दिया लोग, और सब में जो सील गुड़ होता है अलग अलग होता है। तो व्यक्ति की जो पर्सनालिटी या व्यक्तित्व का जो गुण है वो 5 होता है। सील गुड़ 5 होते हैं किसी व्यक्तित्व के लिए। तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स। क्या होता है, पर्सनैलिटी ट्रेट, इंग्लिश में इसको ट्रेट कहते हैं। तो 5 प्रकार के पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। व्यक्तित्व के सील गुण सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक सील गुण से मिलकर बनी होती है। जो आपके व्यक्तित्व है उसमें सील गुण होते हैं। ठीक है, सील गुण से तात्पर्य व्यक्ति के व्यवहार का वर्णन करने वाले उन संज्ञाओं से है जो व्यवहार के संगत मैंने बताया कंसिस्टेंसी, ठीक है, तथा अपेक्षाकृत स्थायी मतलब स्टेबिलिटी को रूप में अभिव्यक्त करती है। ऐसे व्यवहार जो आपके मतलब ऐसे सील गुण से तात्पर्य ऐसे व्यवहार से है जो आपके व्यवहार के संगत और स्थायी रूप को अभिव्यक्त करता है। आप परिभाषा अगर आए सील गुण क्या होता है तो आप इसको लिख सकते हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। जैसे ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, सहयोग, परोपकार, सत्य बोलना आदि आपके सील गुण हो सकते हैं। तो सील गुण ऐसे हों जो आपके व्यवहार में परमानेंट हो, मतलब स्थायी हो, स्टेबल हो। स्पष्ट है कि सील गुण परस्पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जो सील गुण होते हैं वो अलग होते हैं, चाहे वो कोई भी सील गुण हो, ईमानदारी हो, परोपकार हो, सहानुभूति हो, ये सब अलग अलग होते हैं, सब एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इनके आधार पर व्यक्ति के व्यवहार की व्याख्या की जा सकती है। सील गुण के आधार पर किसी के व्यक्ति की व्याख्या की जा सकती है। वस्तुतः सील गुण उपागम के अंतर्गत सील गुण को व्यक्तित्व की मौलिक इकाई मानी जाती है। जो सील गुण होता है वो किसी भी जैसे मैंने स्वयं संप्रत्यय बताया था,
सेल्फ कॉन्सेप्ट बताया था, 2 इकाई थी, सेल्फ कॉन्सेप्ट और सील गुड। तो अभी हम सील गुड की बात करें तो ये मौलिक इकाई होती है। सील गुड सिद्धांत वास्तव में व्यक्तित्व के उन व्यक्तित्व बीमाओं को प्रदर्शित करता है जो परस्पर स्वतंत्र हों तथा जिनके आधार पर व्यक्तियों में भेदभाव किए जा सकते हैं। मतलब सील गुड के आधार पर व्यक्तियों में भिन्नताएं, मतलब डिफरेंसेस पहचाने जा सकते हैं। यहाँ एक प्रश्न उभर कर सामने आता है कि मानव व्यक्तित्व के प्रमुख सील गुण या बीमा कौन कौन से, ठीक है। गत 2 दशकों में किए गए महत्वपूर्ण शोधों के अनुसार मनोवैज्ञानिक जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इसके संबंध में कुछ खास बीमारियां सील-गुड बारे में व्यक्त किया है, सील-गुड के बारे में विचार व्यक्त किया है। ऐसे प्रमुख शोधकर्ता हैं कोस्टा और मैकक्रके, होगन, नॉलर, ला कॉमर। ये जो है इन्होंने सील गुड़ के जो बताया कि कौन कौन से सील गुड़ हो सकते हैं। इन शोधकर्ताओं के बीच इस बात की सहमति है कि व्यक्तित्व में निम्नलिखित 5 प्रमुख गुण होते हैं। ये सील गुड़ जो होते हैं 5 प्रकार की होती हैं, इन्होंने सहमति बताते हुए बताई है। पहला होता है अनुभूतियों का खुलापन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं ओपननेस। क्या कहते हैं? सॉरी, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं ओपननेस। ओपननेस, ठीक है। ओपननेस ऑफ एक्सपीरियंस क्या होता है? ओपननेस ऑफ एक्सपीरियंस। तो इसके अनुसार क्या होता है, इस बीमा में कभी कभी व्यक्ति एक तरफ काफ़ी संवेदनशील होता है, काल्पनिक होता है, बौद्धिक तथा सभ्य एवं शिष्ट आदि व्यवहार से संबंधित सील गुण दिखाता है, तथा दूसरों की तरफ वह काफ़ी असंवेदनशील, रूखा, करकट, अशिष्ट व्यवहार संबंधित सील गुण भी दिखाता है, ठीक है। इस प्रकार के जो गुण होते हैं ये बहुत एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इस प्रकार के लोग बहुत चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। काल्पनिक चीज़ें होती हैं कि बौद्धिक, सभ्य एवं शिष्ट आदि व्यवहार से संबंधित सील गुण दिखाता है, ठीक है। काफ़ी संवेदनशील होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं चैतन्यता। चैतन्यता मतलब क्या होता है? इसमें क्या होता है, इस बीमा के अंतर्गत एक परिस्थिति में व्यक्ति अनुशासित, उत्तरदायी, सावधान एवं काफ़ी सोच विचार कर व्यवहार करने से संबंधशील गुण दिखाता है। तो दूसरी परिस्थिति में वह व्यक्ति बिना सोचे समझे, असावधानीपूर्वक, कमजोर या आधे मन से व्यवहार करने को संबंध में सील गुण दिखाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस तरीके के जो व्यक्ति होते हैं, इसमें ये जो गुण है, इसमें व्यक्ति बहुत कर्तव्य निष्ठा होते हैं। मतलब एक तरफ वो बहुत आत्मानुशासित होते हैं, डिसिप्लिन में, उत्तरदायी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को काफ़ी अच्छी तरीके से सोच विचार कर काम करते हैं। तो दूसरी परिस्थिति में वो बिना सोचे समझे, असावधानीपूर्वक, कमजोरी, आधे मन से भी व्यवहार करने के संबंध में सील गुण दिखाते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्शियसनेस। इसको कहते हैं कॉन्शियसनेस, ठीक है, SNES, ठीक है। इसको कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसे हिंदी में कर्तव्य निष्ठा भी कहते हैं। फिर हम बात करते हैं बहिर्मुखता। बहिर्मुखता क्या होता है? ये होता है आपका एक्सट्रोवर्जन। बहिर्मुखता, अगर आपने पर्सनालिटी पढ़ा है, एक्सट्रोवर्जन होते हैं। तो इस प्रकार के जो व्यक्तित्व होते हैं इस बीमा के अंतर्गत एक परिस्थिति में व्यक्ति सामाजिक, मजाकिया, स्नेहपूर्ण, वातुनी तथा सील गुण दिखाता है। दूसरी परिस्थिति में वह संयमी, गंभीर, रूखापन, शांत, सचेत रहने की आदि सील गुण भी प्रदर्शित करता है। इस प्रकार के जो लोग होते हैं, अगर मान लीजिए वो कोई अच्छा मोमेंट है उनके लिए, तो बहुत खुश होते हैं, बहुत सामाजिक होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, दूसरों से बात करते हैं, इनका बिहेवियर बहुत सोशल होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के सूल गुण। और दूसरी परिस्थिति में कहीं जब जैसा सिचुएशन होता है तो वो शांत भी रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सहमति जन्यता। सहमति जन्यता को इंग्लिश में कहते हैं एग्रीएबलनेस, मतलब एग्री करना किसी से। क्या होता है? एग्रीएबलनेस, ठीक है। इस बीमा के अनुसार एक परिस्थिति में व्यक्ति सहयोगी, दूसरे पर विश्वास करने वाला, उदार, सीधा, उत्तम प्रकृति आदि से संबंधित व्यवहार दिखाता है। तो दूसरी परिस्थिति में वह असहयोगी, शंकालु, चिड़चिड़ा, जिद्दी, बेरहम आदि बनकर भी व्यवहार करता पाया जाता है। इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं दूसरों की बातों में सहयोग करते हैं, सहमति देते हैं, तो दूसरी परिस्थिति में वो असहमति भी जताते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इस प्रकार का जो गुण होता है इसमें आ जाता है। उसके बाद हम बात आयु विकृति। विकृति से इसका मतलब है ये होता है इसको कहते हैं न्यूरोटिसिज्म, ठीक है।
क्या होता है ये न्यूरोटिसिज्म का मतलब होता है मनोविक्षुब्धता, इसको भी कह सकते हैं स्नायु विकृति या मनोविक्षुब्धता कह सकते हैं, जिसमें मेंटली बहुत परेशान रहते हैं जो लोग, इससे ये न्यूरोटिसिज्म का मतलब बहुत परेशान होते हैं। इस बीमा में व्यक्ति एक ओर से कभी तो असामयिक रूप से काफ़ी शांत, संतुलित, रोगभ्रमी विचारों से अपने आप को मुक्त पाया जाता है, तो दूसरी ओर कभी कभी अपने सामूहिक रूप से काफ़ी उत्तेजित, असंतुलित एवं रोगभ्रमी विचार से घिरा होता है। मतलब बहुत टेंशन होता है, बहुत एंजाइटी होती है इनमें, मतलब बहुत शाई होते हैं ये लोग, मतलब बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं, बहुत फोबिया होती है, डरते रहते हैं, इस प्रकार के जो गुण होता है जिनमें। तो व्यक्तित्व के उक्त 5 बड़े सील गुणों के प्रकार पर गोल्डबर्ग ने एक सामान्य परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसके अनुसार किसी भी संस्कृत के व्यक्तियों के व्यक्तित्व की व्याख्या इन 5 बड़े सील गुणों के आधार पर की जा सकती है। तो गोल्डबर्ग ने ये परिकल्पना की, एक हाइपोथेसिस की, तो अगर पूछ लेता है कि किसने ये व्यक्तित्व की ये 5 गुणों की परिकल्पना की या किसने दिया, तो गोल्डबर्ग आ सकता है ये यूपी सीटेट में, तो आप इसका आंसर दे सकते हो। गोल्डबर्ग ने ये टर्म बताया, ठीक है। इसको थोड़ा हम इंग्लिश में भी समझ लेते हैं, बहुत इजी तरीके से समझिए आप अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में ओशियन का इंग्लिश है ओशियन, ठीक है, इस तरीके से समझिए। ओ का मतलब क्या हो सकता है, ओशियन, मैंने बताया ओशियन क्या है आपका, ये ओशियन क्या इंग्लिश में समझ सकते हैं, इंग्लिश में अगर ई है। ओ आपका ओपननेस टू एक्सपीरियंस, जिससे मैंने बताया ओपननेस टू एक्सपीरियंस मतलब खुलापन होना, जो अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद होता है दूसरा सी, कॉन्शियसनेस, मतलब ये आपका मैंने ये भी बताया आपको, इसकी इंग्लिश मीनिंग क्या है, हिंदी भी बताई मैंने। फिर आता है एक्सट्रोवर्जन, बहिर्मुखता बताया। एग्रीएबल मतलब सहमति जन्यता बताया मैंने। न्यूरोटिसिज्म मतलब मैंने ये भी बताया आपको क्या होता है, स्नायु विकृति होती है न्यूरोटिसिज्म। तो आप ओशियन याद कर लेंगे तो आपको ये इंग्लिश का याद हो जाएगा, ठीक है। एक बार और चैतन्यता और ये अनुभूतियों का खुलापन, ठीक है। कैसे आप याद करोगे, ओपन, आप ये समझ लीजिए, ओपन टू एक्सपीरियंस मतलब अनुभूतियों का खुला, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव होता है, अनुभूतियों का खुलापन। ओपननेस टू एक्सपीरियंस, ओशियन याद कर लीजिए आप, हिंदी इंग्लिश दोनों याद कर लेंगे, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म बता रही हूँ। फिर आता है कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मतलब होता है चैतन्यता, क्या होता है चैतन्यता, मतलब आप बहुत होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ई, एक्सट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन मतलब जो बहुत सोशल होते हैं, सामाजिक होते हैं, बहुत बोलते हैं। ए आपका क्या होता है, एग्रीएबल मतलब सहमति जन्यता, क्या होता है सहमति। एन आपका न्यूरोटिसिज्म, आपका स्नायु विकृति, इसको आप बस एक बार देख लीजिए, ओशियन याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। देन आपका कुछ क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। शांति शिक्षा से क्या समझते हैं, ये तो ये पहले का क्वेश्चन मैंने आपको ये वीडियो बता दिया। तो व्यक्तित्व को परिभाषित करते हुए व्यक्तित्व विकास के प्रमुख निर्धारकों के विषय में लिखिए। व्यक्तित्व के 5 बड़े सील कोड कौन सा है, ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद ये छोटा सा टॉपिक है, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं, व्यक्तित्व की सामाजिकता और शांति। आई डोंट थिंक सो ये एग्जाम में आता है। तो व्यक्तित्व की सामाजिकता और शांति क्या है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो सभी जानते हैं। उसके जीवन का प्रारंभ समाज में ही होता है और जीवन पर्यंत समाज में ही रहकर अपने जीवन की विभिन्न गतिविधियों को संपादित करता है। ऐसे स्थिति में मानव समाज के सदस्यों परस्पर सहयोग अंतःक्रिया का होना स्वाभाविक है, ठीक है। समाज में विभिन्न सदस्यों के बीच परस्पर होने वाले सामाजिक अंतःक्रिया के लिए 5 आधार हो सकते हैं। व्यक्तित्व क्या एक सामाजिक प्राणी होते हैं, तो वो अपने समाज के साथ सहयोग बनाकर रह सकते हैं। तो समाज के साथ रहने के लिए उसके 5 आधार है। समाज के साथ अंतःक्रिया करने के लिए 5 सहयोग, मतलब समाज के लोगों का सहयोग करे। प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन होना चाहिए लोगों में। संघर्ष मतलब स्ट्रगल। व्यवस्था, आत्मीकरण, ठीक है। तो ये 5 आपके आधार हैं किसी भी समाज में रहने के लिए, अंतःक्रिया करने के लिए। सहयोग, प्रतिस्पर्धा, व्यवस्था, आत्मीकरण वस्तुतः सामाजिक अंतःक्रिया के सकारात्मक आधार है, ठीक है, जिससे समूह का सामाजिक विकास होता है। इसके विपरीत संघर्ष सकारात्मक आधार है। इसके भी संघर्ष एक नकारात्मक आधार होता है, ठीक है। ये नकारात्मक और सकारात्मक आधार आप समझ लीजिए कि कौन कौन से होते हैं, ठीक है, जिसके परिणाम विघटनात्मक भी हो सकते हैं। वास्तव में वर्तमान समाज में व्याप्त असंतोष तथा हिंसा के भाव को देखते हुए शांति शिक्षा को विद्यालय में पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग बताते हुए इसके सामाजिक न्याय, सहिष्णुता, मानवीय गरिमा, सांस्कृतिक विविधता जैसे विषयों को शामिल करने की सिफारिश की जा रही है। शांति शिक्षा के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की है, तो आपको समझ आ जाएगा। आज औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा प्रक्रिया के अंतर भावनात्मक की अनदेखी, मानव व्यक्तित्व के भाव के पक्ष की उपेक्षा तथा संज्ञानात्मक पक्ष पर विशेष बल देते हैं।
भौतिक तरक्की और मानवीय आधार असंतुलन वर्तमान बढ़ती असामाजिकता की प्रमुख प्रवृत्ति का मुख्य कारण है। इसलिए इसमें क्या बात की है, शांति शिक्षा किस तरीके से भूमिका निभाती है उसकी बात की गई है। तो आई डोंट थिंक सो आपको इसको ज़रूरत है समझने की कि किस तरीके से शांति शिक्षा बनाना चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम का पालन करना चाहिए, मतलब हम लोग एक परिवार है, परिवार की तरह रहना चाहिए, अपने समाज में किस तरीके से रहना चाहिए ये बता रहा है इसमें। तो हम निष्कर्ष कह सकते हैं कि सामाजिक पर्सनालिटी निष्कर्ष हम कह सकते हैं कि हम सामाजिक जीवन प्रणाली का अभिन्न अंग है। मानव के लिए आत्मनिर्भर बनने के लिए व्यक्ति कई बात कही गई है, लेकिन इसे स्वतः संपूर्ण समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। हमें एक दूसरे की आवश्यकता होती है, परस्पर निर्भरता स्वावलंबन का मानवीय चेहरा है। हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, हमें किसी न किसी की ज़रूरत कभी ना कभी पड़ जाती है। तो हम एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, ये हमारे व्यक्तित्व को परिभाषित करता है। व्यक्तित्व किस तरीके से आप समाज में रह के लोगों के साथ अंतःक्रिया करते हैं, ये आपके व्यक्तित्व को परिभाषित करता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। ऐसे में ज़रूरत है कि ऐसी शिक्षा जो विद्यार्थियों को ऐसे मूल्यों कौशल के बीज बो जा सके, उनकी दूसरे सहायता मिलकर जुलकर रहना सिखाए। मतलब शांति शिक्षा के थ्रू बच्चों में ये सिखाया जाए कि किस तरीके से वो समाज में रहेंगे। एंड आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। थोड़ा वीडियो लेंदी हो गया है, सो कंप्लीट वीडियो वॉच करें एंड थैंक यू।